शहर की सरकार के चुनाव के लिए बीजेपी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव में स्थानीय प्रत्याशियों को तरजीह मिलेगी तो मंडल चुनाव प्रभारी टिकट चाहने वालों से मुलाकात करेंगे। प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला चुनाव समिति करेगी। वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 6 निगमों की 560 सीटों पर बीजेपी बहुमत के साथ जीतेगी। प्रदेश में 6 नगर निगम चुनावों की घोषणा के साथ ही नेताओं के यहां पर टिकटार्थियों का मिला जुटना शुरू हो गया है। अभी हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आवास पर है, उनसे जानेंगे कि बीजेपी खासतौर से इन इलेक्शन में, क्योंकि प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के पास है और विपक्ष में भाजपा है, तो इन 6 नगर निगमों को चुनाव को जीतने के लिए क्या रणनीति अपनाने वाली है। 6 नगर निगम के चुनाव है, 3 बड़े शहरों को 2-2 भागों में बांट के 6 नगर निगम बनाए हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी जीतने की? जीतने के लिए तो कांग्रेस ने हमारा काम काफ़ी आसान कर रखा है, क्योंकि 20 महीने की जो सरकार थी उसमें समग्र तरीके से विफल रही है। लेकिन खास तौर पर जो शहरी निकाय हैं, उन शहरी निकायों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जब जब शासन रहा है इन शहरों को एक नया रूप दिया। जितना बजट है उसके दोगुना बीजेपी ने अपने रिजीम में खर्च किया। ये लोग केंद्र के दिए हुए पैसे को, चाहे RUIDP का हो चाहे स्मार्ट सिटी का हो, उन प्रोजेक्ट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, शहरों में मुद्दा होता है सफाई का, रोशनी का, इसके लिए पूरे तरीके से विफल हैं। और एक तरीके से प्रतिशोध की राजनीति की, और जिस तरीके से कोरोना के कालखंड में शहरों में, और ये तीनों बड़े शहर हैं जहाँ पे कोरोना का सर्वाधिक प्रकोप रहा और सरकार उसको रोकने में विफल रही। बड़ी बात यह थी कि चुनाव जीतने के लिए एक पूरी राजनीति होती है, पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत चुनाव जीतने का होता है। सबसे बड़ा काम होता है टिकट कैसे बांटें, किस तरह से बीजेपी अपने टिकटार्थियों को, क्योंकि बहुत इन 6 नगर निगमों के चुनावों के अंदर 560 सीटें हैं, इनको किस तरह से डिवाइड करेगी कि कैसे वो बांटने वाली है, क्या प्रक्रिया रहेगी बीजेपी की? 3 शहर हैं जिसमें 2 की बैठकें मैं खुद कर चुका, जोधपुर और कोटा की। आज जयपुर की करूँगा, और उसमें सभी कार्यकर्ताओं से राय लेके, टिकट वितरण से लेके, चुनाव प्रबंधन से लेके, चुनाव अभियान से लेके, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। और पूरे तरीके से पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से जो वार्ड में जिताऊ होगा, कोशिश रहेगी कि वार्ड के व्यक्ति ही उस उम्मीदवार के बारे में हमें सही फीडबैक दें। कैमरा पर्सन सोमन के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और नगर निगम चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस जल्द पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। निगम चुनाव के लिए ये पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। एक चुनाव संचालन कमेटी भी बनाई जाएगी। PCC चीफ इस पर फैसला जल्द करेंगे। प्रदेश में 6 नगर निगम चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही अब टिकटों के दावेदारों का नेताओं के यहां आना जाना शुरू हो गया है। सभी दावेदार अपने अपने आकाओं के यहां टिकटों के लिए चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जयपुर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी हैं। महेश जी, पार्टी पहली बार चुनाव में ऐसा मौका है जब संगठन पदाधिकारी नहीं है, बिना संगठन पदाधिकारियों के चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। ऐसे में किस तरह चुनाव का मैनेजमेंट होगा, किस तरह टिकटों का वितरण होगा, कोई रणनीति पार्टी ने बनाई होगी? देखिए, ये जो पार्षद के चुनाव होते हैं ये असल में कैंडिडेट का इलेक्शन होता है। और अब तो और भी छोटे छोटे वार्ड हो गए हैं, 8000, 9000, 10000, 11000। कुछ जगहों को छोड़ दें तो लगभग ये 8.5-9 से लेकर 11000 तक की रेंज है। तो इसमें फेस टू फेस रिलेशनशिप का चुनाव है। जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनको स्थानीय सारे लोग जानते हैं, वो सब लोगों को जानते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये, इसके अंदर या तो प्रदेश स्तर पर स्ट्रेटेजी बनती है, और चूंकि अभी सिर्फ 3 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, 6 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नियम बनेंगे उसके हिसाब से, जो मानदंड बनेंगे उसके हिसाब से टिकट वितरण होगा। जहां तक जिला कार्यकारिणी का सवाल है, टिकट वितरण में हमेशा ऑब्जर्वर महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपॉइंट करती है। ऑब्जर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑब्जर्वर सबसे राय लेके, संगठन होता है तब भी, और संगठन आज नहीं है तो भी ऑब्जर्वर सबसे राय लेके अपना जो है जो सूची बनती है टिकटों की,
उस सूची का निरीक्षण परीक्षण करते हैं और उसके बाद टिकटों की घोषणा होती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी टिकटों की घोषणा करती है। तो इसमें कोई बहुत इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। एक तो सारे जो चुनाव लड़े लोग हैं वो जो पूर्व पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिले से जो पदाधिकारी रहे हैं वो लोग, और हमारे पूर्व पार्षद, हम सारे लोग मिलकर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, वार्ड के पूर्व अध्यक्ष, हम लोग मिलकर ठीक तरीके से पीसीसी के दिशा निर्देशों की पालना करते टिकट वितरण ठीक तरीके से कर लेंगे। और जैसा मैंने कहा, चुनाव जो है ये चुनाव फेस टू फेस रिलेशन का चुनाव है, तो ये चुनाव पूरा का पूरा ये डिपेंड करता है कैंडिडेट पे। इसलिए आपने देखा होगा कई बार हमने सरकार बनाई 2008 में, 2009 में जयपुर से एमपी में बना, 2009 में हमने कांग्रेस का मेयर जिता लिया, लेकिन उसके बावजूद बोर्ड में हम नहीं जिता पाए। उसका कारण ही ये था कि ये एक जो पार्षदों के चुनाव होते हैं वो एक अलग तरीके के चुनाव होते हैं। लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जयपुर नगर निगम में दोनों जो निगम बने हुए हैं, हेरिटेज और ग्रेटर, दोनों जगह हमारा बोर्ड बनाने में कामयाब होंगे। खूब विकास के काम किए हैं, खूब राहत के समय में जनता को उपलब्ध रहे हैं, राहत सामग्री उपलब्ध कराई है, राशन उपलब्ध कराया, जो सेवा हो सकती है वो सारी सेवा करने हमने की है। जनता देख रही है और जयपुर की जनता कांग्रेस को मौका देगी, ये मेरा विश्वास है। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। शहर की सरकार के लिए बिगुल बज गया है। 3 शहर, 6 निगम और 560 वार्ड, जिसके लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को मतगणना होगी। शहर की सरकार का बज गया बिगुल। 3 शहर, 6 निगम, डबल निगम का चुनाव। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग। 3 नवंबर को होगी मतगणना। जी हां, 3 शहर और 6 नगर निगम का चुनावी कार्यक्रम जारी हो गया है। शहर की सरकार का चुनावी बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने 6 नगर निगमों के लिए चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया और इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। 2 चरणों में होगा 6 नगर निगम का चुनाव। 6 नगर निगम के 560 वार्डों में होगा चुनाव। 14 अक्टूबर को जारी होगी लोक सूचना। पहले चरण में जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में चुनाव। दूसरे चरण में जयपुर ग्रेटर, जोधपुर दक्षिण और कोटा दक्षिण में चुनाव। ईवीएम के जरिए चुनी जाएगी शहर की सरकार। 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को मतदान। 3 नवंबर को होगी मतगणना। राज्य में नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार प्रथम चरण का चुनाव 29 अक्टूबर को और द्वितीय चरण का चुनाव 1 नवंबर को होगा। जिस तरह से पंचायत राज के 4 चरणों का चुनाव हुआ है, सफलतापूर्वक संचालित हुआ है, कोविड के सारे नियमों की पालना करते हुए हुआ, उसी प्रकार से ये जो नगर निगमों के 6 नगर निगमों के चुनाव हैं वो भी उसी तर्ज पर होंगे। दरअसल 18 अक्टूबर 2019 को डबल निगम का गठन हुआ था और तब से ही नगर निगम का चुनाव लंबित था। पहले इसी साल अप्रैल में डबल निगम के चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव लटक गए, जिसके बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 31 अक्टूबर से पहले नगर निगम के चुनाव कराने के आदेश दिए। प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब जब डबल निगम के लिए डबल घमासान तय हो गया है, तो बीजेपी ताल ठोक रही है। इस सत्ता के खिलाफ इन 20 महीनों में जो लोगों में जनज्वार है, उसके कारण उनकी पार नहीं पड़ेगी। वार्डों के डिलिमिटेशन में सियासत की, मतदान केंद्र कहां स्थापित हो इसमें सियासत की, और जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी ये सियासत निगम के चुनाव में सफल नहीं होगी। अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का वक्त है। राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार है। हेरिटेज निगम हम जीतेंगे, ग्रेटर निगम हम जीतेंगे,
तो सरकार और निगम मिलकर काम करेंगे। और बीजेपी वाले हंगामा करते रहेंगे, नारे लगाते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे। कड़ी से कड़ी जुड़े सरकार कांग्रेस की और निगम भी कांग्रेस का होगा तो जयपुर का जबरदस्त विकास होगा, टकराव खत्म होगा, सिर्फ विकास की बात होगी। अब शहर की सरकार के लिए सियासत तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आप भी तैयार रहिए डबल निगम के डबल घमासान के लिए। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। विक्रम शर्मा हत्याकांड मामला, शार्प शूटर संदीप खटोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भाकरवाड़ी हनुमानगढ़ से गिरफ्तार किया है। क्रिश्चियनगंज पुलिस ने ये कार्रवाई की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अजमेर से बड़ी खबर, शार्प शूटर संदीप खटोर गिरफ्तार। विक्रम शर्मा हत्याकांड मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। भाकरवाड़ी हनुमानगढ़ से इसे गिरफ्तार किया गया है। श्रीगंगानगर सर्किट हाउस से लोग खासा प्रभावित हो रहे हैं। सर्किट हाउस के बदले हुए रंग रूप से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। बता दें कि सर्किट हाउस में 2 वीवीआईपी रूम, 2 सेमी वीवीआईपी रूम समेत कुल 20 कमरे उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिहाज से श्रीगंगानगर सर्किट हाउस में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। ठहरने वाले गेस्ट के लिए बनाया गया गार्डन न केवल मॉर्निंग वॉक, योगा करने के काम आता है, बल्कि हाल ही में श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने भी इसे गार्डन में बैठकर जन सुनवाई की। इस बदले हुए रंग रूप से मेहमान खासे प्रभावित हैं। देखने पे मुझे रात में इतना अफसोस हुआ कि एक ट्यूबलाइट के भरोसे पूरा रात का बाहर की लाइट रहती थी और इतना अंधेरा रहता था कि अगर नाइट में कोई फैमिली या कोई भी गेस्ट अगर वॉक करना चाहे तो अंधेरा रहता था। मैंने चारों तरफ, बिल्डिंग के चारों तरफ नई एलईडी लाइट्स लगवा दी। मैनेजर साहब है अनिल कुमार माथुर जी, उनके आते ही उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर इसके नक्शे को ही चेंज कर दिया कंप्लीटली। जैसे सीढ़ियों पर ग्रेड नाइट लगवा दिया। ये कभी गीजर खराब हो जाना, कभी लाइट खराब हो जाना। सवेरे सवेरे गेस्ट आते थे और आते ही सुबह 6 से 2 मेरी ड्यूटी होती थी, तो बाल्टी भर भर के उनको देना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खत्म हो गई। स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर शहर ने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया है और अब डूंगरपुर शहर की तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्वच्छ और हरा भरा बनाने की दिशा में काम शुरू होगा। इसके लिए डूंगरपुर के निवर्तमान सभापति और प्रदेश के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता ने कार्य योजना बनाई है। कार्य योजना के तहत मरुधरा को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए के गुप्ता ने इसका पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। गुप्ता ने अपने रोड मैप में रात्रिकालीन सफाई, आवारा मवेशियों से शहर को मुक्त करने और सफाई की नई तकनीक का प्रयोग कर शहर को डस्टबिन फ्री बनाने का प्लान अपने रोड मैप में शामिल किया है ताकि शहर पूरी तरह स्वच्छ और सुंदर दिखे। जिस तरह से पूरा देश स्वच्छ होना चाहिए, उसी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का भी विजन है कि राजस्थान साफ सुथरा होना चाहिए। इसके लिए मेरे द्वारा हर निकाय में जाकर ये संदेश दिया जाएगा और जिस तरह से हमने काम किया है, आज स्वच्छता के लिए अगर ये कहा जाए कि पूरे देश में डूंगरपुर ने नाम कमाया, उसी तरह से पूरा राजस्थान स्वच्छता के लिए अपना एक अलग स्थान प्राप्त करे और स्वच्छता में क्या ताकत है, ये आम जन को इसका आभास होना बहुत जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद शहनाई ने बदली गांव की तस्वीर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। राजधानी जयपुर के मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर 6.5 महीने बाद खुल गया है। मंदिर खुलने के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने लगे हैं। वहीं मंदिर में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान प्रसाद के साथ फूल माला लाने की मनाही कर दी गई है और 6 फुट की दूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अपनी तरफ से बहुत सारे एहतियात ऐसे बरते गए जो वाकई काबिले तारीफ है। आप देख सकते हैं
कि ये जो दालान है पूरा खचाखच भीड़ से भरा होता था, एक एक आदमी की एंट्री का वक्त नहीं मिला करता था। लेकिन अब सारे एहतियात यहाँ पर बढ़ते गए तो काफ़ी कुछ बदलाव हैं। महंत कैलाश साहब हमारे साथ में मौजूद। सर, आज सारे एहतियात के साथ में आखिरकार लंबे अरसे के बाद में शुरुआत हो चुकी है। आज भगवान के मुख्य नक्षत्र का पंचामृत अभिषेक के बाद में भक्तों के लिए दर्शन खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे फाइबर शीट लगाई गई है लाइनों के ऊपर, जिससे भक्तजन एक दूसरे से नहीं मिल सकें और उनकी सांसें भी एक दूसरे से नहीं टकराव हो। यहाँ पे मार्क बनाए गए हैं जिस पे भक्तजन खड़े होके अपनी बारी का इंतजार करें। यहाँ पे जो गार्ड हैं वो टेम्परेचर ले रहे हैं और उनको भी मास्क और शीट का उपयोग करा गया है। और अब बात अलवर के भोजपुर गांव की, जो बदनामी का दाग पीछे छोड़ दूसरे गांवों के लिए अब आदर्श बन गया है, वो भी शहनाई, ढोल और संगीत की वजह से। शहनाई से लिखी सफलता की कहानी। गांव के विकास का सपना हुआ साकार। खुशहाल परिवार, नशा मुक्त हुआ गांव। गांव में गूंज रही विकास की शहनाई। कतारबद्ध होकर ढोल और शहनाई बजा रहे लोगों की ये तस्वीर अलवर जिले के भोजपुर गांव की है, जहां शहनाई ने गांव में समृद्धि लाने के साथ भोजपुर को आदर्श ग्राम का दर्जा भी दिला दिया है। कुछ साल पहले तक इस गांव के लोग पूरी तरह नशे की गिरफ्त में थे। गांव के तकरीबन सभी लोग शराब पीकर बेसुध पड़े रहते थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए जब से इन लोगों ने शहनाई बजाने का काम शुरू किया, इनकी न केवल तकदीर बदली बल्कि बदनामी का दाग भी पीछे छूट गया। धीरे धीरे इनकी पहचान बनती गई और दूसरे जिलों से दूसरे प्रदेश होते हुए विदेशों तक पहुंच गई। हमारा जो पैतृक धंधा चला आ रहा है, शहनाई वादक जो हमारे पुराने बुजुर्गों से आ रहा है, वही धंधा आज भी चल रहा है। भोजपुर गांव में रहने वाले लोगों के पूर्वज 1947 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत से यहां आकर बस गए थे। 80 परिवार वाले इस गांव में कुछ साल पहले तक नशाखोरों का बोलबाला था। नशे की वजह से कई लोग अपराधी भी हो गए थे, लेकिन शहनाई ने सब कुछ ठीक कर दिया। जी, पहले तो ऐसा है कि गांव के अंदर में अनपढ़ आदमी थे, राजनीति का ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे ये नशा मुक्त होने के बाद में थोड़ा राजनीति में पंच के तौर पे गए, फिर वहाँ उप सरपंच बनाया। उसके बाद में ऐसा पूरा गांव नशा से मुक्त है और ना दारू बीड़ी सिगरेट कोई भी नहीं पीता इस गांव के अंदर। और इस गांव में छोटी मोटी जो घटना हो भी जाती है तो पंचायत करके अपने स्तर पे निपटा लेते हैं। शांतिपूर्वक है, ऐसा हमारा ऐसा कुछ नहीं है। गांव में एकदम शांति वातावरण, ताज़ा कमाना ताज़ा खाना, मोटी पूजी कुत्ती है नहीं था। बाजा बजाते हैं, बाजे का काम है, बाजे से अपना गुजरान होता है, बाजे से बाहर त्यौहार दुख समत इसी से देता है, इसी से करते हैं जैसा भी अपना। शादी में विदाई के वक्त जिस शहनाई को सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, शहनाई की उसी धुन से भोजपुर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है और इनकी रोजी रोटी का इंतजाम होता है। साथ ही साथ बोनस में सम्मान भी मिलता है। राजेंद्र, न्यूज़ 18, अलवर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।